संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 2020 के आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। बहुत निराश करे से साल, बहुत ज्यादा निराश करे से कोरोना के कारण। हर चीज के ठीक रहा हमन कोरोना पे फोड़ेन और करे बा कुछ रहीस भी नहीं। तब कोरोना के साथ साथ ये साल बिताए हन। उम्मीद करत हन आए वाला साल ऐसे कोई बीमारी आप मन ल झन होए, आप मन के पूरा साल बहुत बढ़िया जाए, सफलता आप मन अर्जित करा, यही कामना के साथ आज के वीडियो ला शुरू करत हूँ। साल के आखिरी वीडियो है, तो बहुत भाई आप मन के धन्यवाद कि साल में मोर संग रहा। और अब हिंदी में आता हूँ और समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो ये एक मिशन है जिसका उद्देश्य था शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर अलग अलग क्लस्टर्स में, क्लस्टर यानी होता है एक छोटा छोटा जोन या एरिया, उसको क्लस्टर कहते हैं। जैसे अगर आप पुराना पढ़े होंगे कंप्यूटर वगैरह, तो सीडी में जैसे डाटा भरने के लिए क्लस्टर होते थे, एक अलग अलग ब्लॉक्स, वो उनको क्लस्टर कहा जाता था। तो यहाँ भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग क्लस्टर्स बना करके उनके डेवलपमेंट से संबंधित जो योजना है उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। इस मिशन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर रहा, तो जाते हुए साल में ये एक अच्छी बात रही थी। तो आपको याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन छत्तीसगढ़ का स्थान पहला रहा इस अभियान में। इसके बाद बात करेंगे इसी जो अभियान है रूर्बन मिशन, उसमें पहले भी हमें रूर्बन मिशन में बेहतर क्रियान्वयन के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। हम 2018 से लेकर 19 और 20 लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आए हैं। बात करते हैं अगले समाचार पर, समाधान मुहिम। ये एक और बेहतर खबर जो आपको आज पता चलने वाली है। समाधान मुहिम छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया जा रहा एक अभियान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो हमारे वरिष्ठ पुलिस कर्मी हैं अवस्थी जी, उनके द्वारा ये पहल शुरू की जा रही है। और इसमें क्या है ये समझते हैं पहले। तो इस मुहिम को पहले समझें, समाधान मुहिम। समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम भी होगी, तो प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रकरण दर्ज कराते हैं और वो प्रकरण कई बार पुलिस कर्मियों के संदर्भ में ही होता है, कई बार वो प्रकरण ऐसे मामलों में होता है जिस पर बहुत धीमी कार्यवाही होती है या कार्यवाही ना के बराबर होती है। आप थानों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे मामले जो बहुत दिन से पेंडिंग हो जाते हैं, उनकी त्वरित सुनवाई के लिए, त्वरित कार्यवाही के लिए, साथ ही साथ यदि किसी पुलिसकर्मी से संबंधित कोई मामला है और संबंधित थाना उसे दर्ज करने में आनाकानी कर रहा है या अपने पुलिसकर्मी को बचाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी स्थिति में मामला कैसे दर्ज कराएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाधान मुहिम चलाई जा रही है। इसमें क्या होगा, आपको जाना होगा एक वेबसाइट पर, सीजी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.gov.in, उसमें एक जगह आपको समाधान लिंक मिलेगी। समाधान लिंक में जाकर के आप अपना नाम पता वगैरह दर्ज करा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक पृथक सेल का गठन किया जा रहा है। ये सेल आपके द्वारा दर्ज की गई सूचना को तुरंत ही जो वहां के जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे उन तक पहुंचाएगा और फिर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यवाही अभी कहां तक पहुंची है, इसकी मॉनिटरिंग भी आप समाधान लिंक के माध्यम से देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है और हो सकता है न्याय व्यवस्था में या कानून व्यवस्था में थोड़ी हम तेजी देख सकें। अब बात करते हैं अगली न्यूज, संयुक्त वन प्रबंधन, और आगे इसका नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला। तो ये पूरा एक किताब का नाम है, एक पत्रिका का नाम है, संयुक्त वन प्रबंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला। वन विभाग की ये पत्रिका है जिसका विमोचन किया मुख्यमंत्री महोदय ने। इस दिन वन मंत्री भी मौजूद थे, मोहम्मद अकबर जिनका नाम है, जानते ही हैं आप। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, मैनपाट महोत्सव जो हर साल ऑर्गेनाइज होता था आमतौर पर जनवरी के माह में, जनवरी से फरवरी के बीच में। इस साल भी इसका आयोजन किया जाएगा कोरोना के सावधानियों को ध्यान में रखते हुए। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैनपाट सरगुजा में स्थित छत्तीसगढ़ की एक बेहद खूबसूरत जगह है, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। और यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, फिर चाहे वो मछली पॉइंट हो,
टाइगर पॉइंट हो, ठिनठिन पखना हो, उल्टा पानी जैसी जगह हो, या तिब्बतियों का मंदिर जो है वो सब आप यहां जाकर के देख सकते हैं। नैसर्गिक सुंदरता आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जलजली नाम का एक स्थान भी है जहां आप जंप करें तो जमीन हिलती है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक, ये न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बहुत ध्यान देकर के समझना होगा आपको, तो पूरा फोकस्ड रहिए। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक, ये कोरबा में स्थित एक कोल खदान है जिसकी नीलामी बहुत दिन से पेंडिंग थी, लेकिन अब इसे नीलाम करके भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कोल ब्लॉक तो नीलाम होगी ही होगी। अब बात को समझिएगा। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक का भू अधिग्रहण जहां से किया जाएगा वो एरिया पेसा एक्ट के भीतर आता है, यानी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आता है। ऐसे में अधिसूचित क्षेत्र जहां पेसा एक्ट लागू होता है वहां किसी भी प्रकार के खनिज उत्खनन के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाना हो तो ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होती है। ध्यान रखिए, जहां पेसा एक्ट लागू है वहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति जारी कर दी है और इसके लिए उन्होंने यूज किया है एक और कानून, कोल बेयरिंग एक्ट, यानी कि कोयला खनन अधिनियम 1957। इसका यूज करते हुए उन्होंने भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। तो अब दो एक्ट आमने सामने खड़े हो गए हैं, एक है कोल बेयरिंग एक्ट 1957 और एक है पेसा एक्ट 1996, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के अधिकारों का एक्सटेंशन विस्तार अधिनियम जो 1996 में पारित हुआ था, वो दोनों एक्ट अब आमने सामने खड़े हैं। दो ग्राम सभाएं हैं जिन्होंने इसके विरोध में मत पारित किया है, मोरगा और केतमा, ये दोनों ग्राम सभा ने इस अधिग्रहण के खिलाफ ग्राम सभा में जो एक विचार है वो पारित किया है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद भी अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। ये नीलाम हुई है आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। तो आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब वहां से कोयला निकालने का कार्य करेगी, लेकिन ये एक्ट जो है वो दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। और जो चीज मैंने आपको समझाई कि अधिसूचित क्षेत्र में यदि आपको कोयला उत्खनन करना है या किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन करना है तो आपको ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। ग्राम पंचायत की सहमति से बात नहीं बनती वहां, क्योंकि ग्राम सभा एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी इकाई मानी जाती है जिसमें हर किसी व्यक्ति का सहभागिता होता है। आपको पता ही होगा, ग्राम सभा हर वयस्क नागरिक उसका सदस्य होता है जो उस क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज करा चुका है। यानी अगर वो वहां का वोटर है तो वो ऑलरेडी ग्राम सभा का सदस्य होगा, 18 साल या उससे अधिक की आयु का। यानी हर किसी की मंजूरी वहां जरूरी थी, ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। खैर, बात करते हैं। अच्छा, एक चीज तो और है, ये जो मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक है ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में काफी चर्चा में रहा है, उसके किनारे भी स्थित है, उसके ठीक बगल में स्थित है। और ये एक और विवाद का कारण बन रहा है कि हम एलिफेंट रिजर्व के हिस्से पे कैसे माइनिंग की अनुमति दे दें। देखें इस पर क्या होता है, नजर रखेंगे और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिर बात करते हैं बाल्को की। अगेन कोरबा से एक समाचार। बाल्को आप सब जानते हैं, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी बन गई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन अब बाल्को करने लगी है। देश में पहला और विश्व में 6वां स्थान हो गया है इसका। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देश की सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादक और विश्व में 6वीं बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी बनकर के उभरी है बाल्को इस कोरोना काल में भी। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बाल्को जो ग्रुप था, कभी ये एक सरकारी संस्थान हुआ करता था और उसके बाद हुआ ये कि इसका विनिवेशीकरण हुआ। वही विनिवेश वाला मामला जो कि नगरनार में भी विवादित है। इसका 51% हिस्सेदारी बेच दिया गया, 51% हिस्सेदारी बेची गई, जिसे स्टरलाइट नाम की कंपनी ने खरीदा था। बाद में स्टरलाइट कंपनी खुद बिकी और उसे खरीदा वेदांता ग्रुप ने। यानी अब बाल्को के 51% शेयर वेदांता ग्रुप के पास हैं और वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन हैं अनिल अग्रवाल। तो उन्होंने ये सारी जानकारी बताई जो मैं अब आपको शेयर कर रहा हूं। अगली न्यूज है साराडीह बैराज से। साराडीह बैराज महानदी बैराज परियोजना की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिला जांजगीर चांपा में पड़ती है। और इसमें न्यूज ये निकल करके आई है कि अब साराडीह बैराज का पानी सारंगगढ़ के लिए भी भेजा जाएगा, यानी जिला रायगढ़ हो जाएगा सारंगगढ़ की अगर हम बात करें तो अब उससे रायगढ़ भी लाभान्वित होने वाला है साराडीह बैराज से, और मुख्य रूप से सारंगगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा। इसके लिए 34 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई जा रही है और सारंगगढ़ को कनेक्ट किया जा रहा है।
वैसे मैं आपको बता दूं, महानदी पर और भी कुछ बैराज बने हैं जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको साराडीह के अलावा कलमा बैराज, समोदा बैराज, मिरौनी और बसंतपुर बैराज पर भी नजर रखनी है। इसमें समोदा तो रायपुर क्षेत्र है, बाकी कलमा, मिरौनी, बसंतपुर ये सब जांजगीर चांपा में आते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन्हीं बैराज को लेकर उड़ीसा ने आपत्ति दर्ज कराई थी और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल विवाद का एक कारण भी बना था। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसने छत्तीसगढ़ के पक्ष में फैसला दिया है, यानी ये बैराज बन रहे हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अनामिका चक्रवर्ती, तो ये छत्तीसगढ़ की एक जानी मानी कवयित्री हैं, मनेन्द्रगढ़ से संबंधित है। मनेन्द्रगढ़ कहां पड़ता है ये तो आप सब जानते ही हैं। कवयित्री पर थोड़ा ध्यान देंगे, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ये हिंदी का एक कॉमन क्वेश्चन है, लोगों से गलती हो जाती है, मैं सोचा न्यूज बताते बताते ये भी बता दूं। यहां पर ध्यान रखें, कवयित्री होता है, व में कोई मात्रा नहीं होती। कई लोग ये गलती कर देते हैं, व पे मात्रा लगा देते हैं, तो ये आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मेरे क्लास में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग को मैं अक्सर ये समझाता था, सोचा इस बार आपको भी बता दूं। तो कवयित्री ऐसा लिखा जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, और जब हिंदी में प्रश्न आए तो आप मुझे याद करिएगा। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि अनामिका चक्रवर्ती को अटल सम्मान 2020 दिया गया। ये उनकी लेखनी को लेकर के दिया गया है। उन्होंने बेहतर जो अभी लेखन किया इस दौर में, उसके लिए दिया गया। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा यह सम्मान उन्हें दिया गया है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़। ये पावर लिमिटेड तो बाद में बनी, पहले सिर्फ जिंदल स्टील थी। 1989 के आसपास रायगढ़ में लगी और उसके बाद ये लगातार अपनी सफलता बढ़ाती जा रही है, और इसी क्रम में अब इसे एक और उपलब्धि हासिल हुई। जिंदल स्टील प्लांट को भारतीय रेलवे का पहला रेगुलर सप्लायर माना गया है निजी क्षेत्र में। तो प्राइवेट सेक्टर की ऐसी पहली कंपनी बन गई जो इंडियन रेलवे को लगातार सप्लाई करती है गुड्स, और ऐसा अब तक किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, इसलिए ये पहले स्थान पर है। और आपको पता ही है JSPL के हेड कौन है, नवीन जिंदल। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करेंगे, ये आने के बहुत चांसेस है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संग्रह, इसका एक डाटा रिलीज किया गया। मुख्यमंत्री खुद ही बता रहे थे और साथ साथ वन मंत्री भी मौजूद थे, तो इसे आप ध्यान से समझिए। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संग्रह जो है वो इस साल के लिए, यानी साल 2020 के लिए 130 करोड़ रुपए का रहा, जो कि पूरे देश के कुल लघु वनोपज संग्रह का 73% है। यानी इसको सरल शब्दों में मैं कहूं, यदि पूरे देश को लघु वनोपज संग्रह से 100 रुपए मिला तो उसका 73 रुपए छत्तीसगढ़ के माध्यम से मिला। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य 52 लघु वनोपजों का संग्रहण कर रहा है और उसके लिए भुगतान भी कर रहा है, जिसमें सबसे खास तेंदुपत्ता होता है, जिसकी खरीदी रेट तो आपको पता ही होगा, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया जा चुका है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, सोचा आपको बताता चलो। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। आज पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी वो दिन जिस दिन ये विभूति हमें छोड़ करके चले गए थे, यानी इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन इनका निधन हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल। वैसे परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनको याद जरूर कर सकते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ था। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश था, लेकिन इनकी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ रही। पहले राजनांदगांव और फिर रायपुर में लगातार ये सक्रिय रहे, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो आंदोलन का दौर था, जिस दौर में हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसमें महती भूमिका निभाई थी, खूब अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगर हम इन्हें छत्तीसगढ़ के एक सत्याग्रही के रूप में याद करें तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहे जाएंगे हमेशा। जब गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल जी को याद किया जाता है मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने के लिए। साथ ही साथ एक कॉमन क्वेश्चन जो इनसे जुड़ा हुआ आता है वो ये है कि नए मध्य प्रदेश के पुरोधा कहा गया है, नया मध्य प्रदेश का निर्माता कहा गया है। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में गंगरेल बांध परियोजना का नामकरण भी है, ये भी आप जानते ही होंगे। वैसे आपको एक फैक्ट और बता दूं, थोड़ा दुखी करता हुआ, जब छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार मांग उठी थी बड़े स्तर पर, जब खूबचंद बघेल जी ने यह मांग उठाई थी, तो उस मांग का विरोध करने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल थे। खैर, निधन होने के बाद हम उनकी क्या ही आलोचना करें। तो अब यहाँ पर आज का समाचार समाप्त होता है, और आप सबको इस 2020 के जाने की बधाई और नए साल आने की खूब सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, नए साल में भी अपना
और अपनों का, क्योंकि आप जरूरी हैं। मिलते हैं।